गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुमलता है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। देवनागरी लिपि जो पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आशा है कि आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास पहले आता है कि देवनागरी लिपि कहाँ से आई है। ये देवनागरी लिपि, इसका विकास कैसे हुआ, किस किस ने इसके बारे में क्या क्या विचार रखे, क्यों इसको हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि बनाया गया, इसके बारे में हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो प्राचीन भाषा थी, जो देवनागरी कहाँ से आई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, और जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि के संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी या नागरी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह अंग्रेजी रोमन लिपि, अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू फारसी और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है, उसी तरह हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। भारत में जो है प्राचीन समय में दो लिपियां प्रचलित थी। ठीक है, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और ऐसा माना जाता है कि 350 ईस्वी में भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता रहा है। आगे चलकर ब्राह्मी लिपि दो लिपियों में विभाजित हो गई थी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी भी आगे चलकर 4 लिपियों में विकसित हुई है: गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि। और इसी नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत में इसका प्रचार 9वीं शताब्दी के अंत में प्राप्त हुआ और इसके प्राचीन अभिलेख 8वीं सदी से 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में भी पाए गए। दक्षिण में इसे नंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, अब हम इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसका नाम देवनागरी कैसे पड़ा। ठीक है, इसके बारे में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, लेकिन उनके जो मत हैं वो आपस में भी मेल नहीं खाते हैं। प्रत्येक विद्वान का विचार भी नागरी के बारे में अलग ही था। जैसे कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से इस लिपि का प्रयोग किया गया। कुछ विद्वानों ने तो ऐसे ही कहा है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से इस लिपि का प्रयोग किया गया, लेकिन उनके इस विचार को मान्यता नहीं दी गई है। और दूसरे विद्वानों ने कहा है कि देववाणी संस्कृत जो है इसी लिपि में लिखी गई, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन उनके इस विचार को भी मान्यता नहीं मिल पाई। और तीसरे जो विद्वान थे उन्होंने भी कहा है कि विशेष रूप से यह भाषा जो है विशेष रूप से नगरों में प्रचलित थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन उनकी यह मत भी मान्यता नहीं मिल पाई। इसलिए इस विषय में इन सारे विचारों को, इन सभी मतों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि इस लिपि के देवनागरी या नागरी नाम पड़ने के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया। इसी विषय में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भी कहा है कि नागरी नाम की उत्पत्ति का अभी तक कोई निश्चित नहीं हो सका। ठीक है, इस विषय में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी कहा है कि नागरी नाम की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक अनिर्णित है, यानी कि इसके बारे में, इसके नामकरण के बारे में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, कोई निश्चित नाम नहीं है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं है हमारे पास कि इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा। ठीक है, इसलिए लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है गुजरात के गुज्जर वंशी राजा जयभट्ट के हस्ताक्षर इसी देवनागरी लिपि में मिले गए थे। इनके हस्ताक्षर जो है एक दान पात्र के ऊपर लिखे गए थे। ठीक है, और यह भी माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इस लिपि का प्रचार और प्रसार किया और महाराष्ट्र में इसे बालबोध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, ये तो हमने अब इसके नामकरण के बारे में पढ़ा है और हम आगे इसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे।
हाँ जी, तो चलिए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि देवनागरी लिपि में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं। लिखने में वही क्रम है जो बोलने में, जैसे कि हम ए को ए ही बोलते हैं, क को कै ही और ग को गे ही बोलते हैं। लेकिन कई बार अन्य जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें हम प्रत्यय जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, जैसे कि इसमें जी है, इंग्लिश में जी है, जी को ग बोलते हैं, और क को के, सी और क्यू, इनको भी क बोलते हैं। लेकिन हिंदी में जो वर्ण उसका है जो है वही बोला जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है देवनागरी में 52 लिपि चिन्ह होते हैं, जबकि इंग्लिश में 26 होते हैं। ठीक है, लिखने में भी इसमें एक रूपता है और क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है। इसके वर्णों में गतिशीलता है और वर्णनात्मक है। प्रत्येक स्वनिम के लिए एक अलग से लिपि चिन्ह है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण इसमें होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, इसका प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे इंग्लिश में है साइलेंट है, उसमें नाइट है, नाइफ है, उसमें के साइलेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर कै लिखा हुआ है तो कै का उच्चारण होगा ही होगा, जैसे काम है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारे जो कुछ विद्वान है उसने भी हिंदी का विरोध किया है, जैसे इस देवनागरी लिपि का विरोध किया है। जैसे कि सुनीति कुमार चटर्जी है, उसने तो देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि को लाने की सलाह दी है, लेकिन उनकी इस सलाह को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि है यह बहुत ही प्राचीन लिपि है। इसको संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि विदेशी विद्वानों ने भी इसकी सराहना की है। उन विदेशी विद्वानों में जैसे भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड है, हेनरी स्वीट है, कर्च है, J.R. कर्च है, डोनियल है, जोन्स ने देवनागरी लिपि की अत्यधिक सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक प्राचीन लिपि होते हुए भी वैज्ञानिक कसौटी पर ये खरी उतरी है। यहाँ तक कि आइजैक बिटमैन ने पोर्नोग्राफी अनुसंधान किया इस देवनागरी लिपि पर और स्पष्ट किया कि संसार की कोई भी लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह देवनागरी लिपि है। तो ठीक है जी, ये आज तक हमने देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा है, और हम कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।